हेलो मैम। जल्दी जल्दी पूछ लो यार जिसको जो पूछ। डॉक्टर मेरा एक और सवाल है यहाँ पर। एक सेकेंड। हेलो मैम, मैंने ये तो सुना था, मैं एक फ्रीज वाला पूछ लूँ? ये फ्रीजिंग वाला पॉइंट लोगों को बहुत क्लिक करा है। नहीं तो हमें कुंडली से पहले ब्लड ग्रुप में लाने होंगे। ये सही है। और नए नए हमारे उपाय। ये कट मत करना, अच्छा लगेगा। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, पर आज भी लोग सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और इनफर्टिलिटी के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, पर अकेले में जाकर गूगल जरूर करते हैं। तो आज हमने सोचा कि इन टॉपिक्स पे खुलकर डिस्कशन किया जाए और वो फैक्ट्स आपके सामने लेकर आए जो हम सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। हाय, मैं हूं रियाश्री और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टर सोनालिका फ्रॉम नोवा IVF। वेलकम टू जी न्यूज। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे और बहुत लोग अपने क्वेश्चंस के साथ आए हैं और ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम खुल के इस बारे में बात नहीं करते। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ यू नो एग्जैक्टली कि इनफर्टिलिटी क्या है? हाँ, मतलब सुना सुना सा लग रहा है, पूरा अच्छी तरीके से नहीं पता, पर इतना पता है कि सबके सामने बात नहीं करनी होती इसकी। बल्कि इसके बारे में खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। और आप यंग पीपल हो और आप लोगों से तो पूरी सोसाइटी में फैलनी है ये इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी का मतलब होता है निसंतानता, हिंदी भाषा में अगर बोलें, या बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन कब कहते हैं कि बच्चा वाकई नहीं हो रहा और हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई न्यूली वेडेड कपल है और वो ट्राई कर रहा है, 1 ईयर हो गए हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं यूज़ कर रहा है, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन कपल्स को एक बारी डॉक्टर से जाके, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके डिस्कस करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए और बात तो ज़रूर करनी चाहिए। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि इनफर्टिलिटी सिर्फ एक विमेन इशू है या विमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है? मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब धीरे धीरे मेल कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी कंडीशंस, जिसके बारे में आप लोगों को भी पता होगा कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड है और डाइट हम इतना पुअर लेते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना हाई है और जो है हम बेसिकली इतना जिमिंग और साथ में स्टेरॉइड्स लेना और ये सब नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा, स्क्रीन टाइम जैसा रात रात में जगना, स्क्रीन देखना, ये सब कहीं ना कहीं दोनों को वैसे तो अफेक्ट कर रही है बट मेल्स को मोर सो ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। तो मैं तो बहुत जिम करता हूँ, दिन रात जिम कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी इनफर्टाइल हो गया हूँ क्या? नहीं, जिमिंग करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट एक्सेसिव जिमिंग अलॉन्ग विद स्टेरॉइड्स, वो बॉडी बिल्डिंग ऋतिक रोशन बनना, वो इज़ नॉट एडवाइज्ड। डॉक्टर, आपने अभी ऋतिक रोशन का नाम लिया, बट क्योंकि वो जिम करते हैं और एब्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, सो लेकिन उनके 2 बेटे हैं, तो वो इनफर्टाइल कैसे हुए? क्या इसका मतलब सुज़ैन मैंने सही कहा थी? जिमिंग इज़ नॉट बैड, पर जिम करने का एक वो होता है, एक लिमिट होती है और उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं, उनको वो साथ में प्रॉपर डाइट एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरा कहना है जिमिंग इज़ वेरी गुड, मैंने पहले भी बोला जिमिंग इज़ गुड, बट एक्सेसिव जिमिंग और किसी को कॉपी करने के लिए करना, दिस इज़ रॉन्ग। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अपने डाइट में हम क्या लें। तो विटामिन C और विटामिन E रिच फूड हमेशा हेल्पफुल रहेंगे और ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स लें, ठीक है, वॉलनट्स हैं, डेट्स हैं, ये सब खाना बहुत हेल्पफुल रहता है। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मैं नहीं एडवाइस करूँगी, बट ये सब जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और साथ में जो है वाटर इनटेक, पानी भी बहुत लोग बहुत कम पीते हैं, ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, बट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉक्टर, मेल्स या फीमेल्स में क्या कोई ऐसे साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी? सबसे पहली बार तभी पता चलता है जब आप मैरिड होते हो और इसके बारे में सोचना शुरू करते हो, तो उस समय हम लोगों को कुछ साइंस एंड सिम्टम्स डेफिनेटली मिलने लग जाते हैं, जैसे कि आइडिया लगता है कि कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होगा। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम मेल्स के लिए समझें तो मेल्स में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कुछ नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम हो रही हैं, या फिर आपका प्रॉब्लम कुछ इरेक्शन में आ रहा है, कुछ इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लिबिडो का वर्ड मतलब समझते हो आप, तो सेक्सुअल डिज़ायर्स में कुछ कमी आ रही है,
है, ऐसा लग रहा है कि वो उतना मन नहीं है या इच्छा नहीं हो रही है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा आप सोच सकते हो कि शायद कुछ इशू हो सकता है मेरे सीमेन के साथ और तो मुझे उसका चेकअप करा लेना चाहिए। और फीमेल्स में बिकॉज इनफर्टिलिटी ऑब्वियसली ओवरऑल हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला इफेक्ट जो इसका आता है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है। तो आपके मेंसेस इरेगुलर होने लग जाते हैं या पहले कुछ और पैटर्न था, शादी के बाद पैटर्न ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया है। तो इन सिचुएशंस में डेफिनेटली आपको एक बार एक वार्निंग साइन मिल जाना चाहिए एंड यू शुड गो अहेड विद द टेस्ट्स। डॉक्टर, मेरा सवाल ये है कि लाइक शादी से पहले लड़कियों से तो बड़े सवाल किए जाते हैं कि आपको खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, आप काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर लड़कियां लड़कों से ये सवाल कर सकती हैं कि आप अपना एनालिसिस कराएंगे शादी से पहले अगर कोई बीमारी निकली तो? बिल्कुल बिल्कुल कराना चाहिए और यू स्टार्ट दिस रेवोल्यूशन, ठीक है। और सीमेन एनालिसिस के साथ साथ मैं एक और चीज़ जो गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ज़रूर कराना चाहिए बिकॉज ब्लड ग्रुप मिसमैच की वजह से आगे प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मैम अभी आपने ब्लड ग्रुप की बात करी, तो मेरा एक्चुअली वर्ल्ड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव। मैं सुना तो इसका मतलब कभी हो ही नहीं पाएगी फिर। Oh my God, मेरा कहना ये ऐसा नहीं था। AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप होना इज नॉट समथिंग व्हिच इज टू बी वरीड अबाउट। बोला कि अगर वो ही मैच, इसलिए लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ब्लड ग्रुप का क्या मतलब होता है कि अगर फीमेल नेगेटिव है, अगर फीमेल कोई भी ब्लड ग्रुप हो नेगेटिव है, तो उसका हस्बैंड जिसका होने वाला पार्टनर है वो भी नेगेटिव हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें इशू आता है। अभिषेक, तुम इसीलिए इतने नेगेटिव हो? नहीं तो हमें कुंडली से पहले ब्लड ग्रुप में बिल्कुल वो मिलाओ ज़्यादा अच्छा है। तो जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं या आपको लग रहा है कि यू माइट बी इनफर्टाइल, हम अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हैं टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स? ओके, सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। डॉक्टर के पास तो जाना ही है, बट उससे पहले आप जो कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। उसमें यह है कि उसके रीजंस, जो उसके पीछे जो कारण हो सकते हैं उसको कोशिश करिए कि वो कारण ही ट्रीट हो जाए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्ट हो तो उसको थोड़ा सा कम करो। आप अगर अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कर रहे हो तो उसको ऑटोमेटिकली आपको पता है ये रीज़न हो सकता है, तो उसको कट डाउन करने की कोशिश करो। आपने बोला स्क्रीन टाइम से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो ऐसे तो ऑफिस वाले 12 घंटे हमसे स्क्रीन पे काम करवाते हैं, सो आर वी प्रोन टू दैट? यस, ऑब्वियसली कुछ हद तक तो हैं, हम सभी हैं। आजकल का जनरेशन ही ऐसा है, वो अनअवॉइडेबल है। लेकिन आपको जैसे रात में जब आप फ्री टाइम है, आप घर गए, उसके बाद आप एटलीस्ट उस चीज़ पे टाइम वेस्ट मत करिए। मेडिकल कॉजेज़ क्या होते हैं डॉक्टर फॉर मेल इनफर्टिलिटी? जैसे सबसे कॉमन है, जैसे आप स्टार्टिंग में आप बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ, कि हम लोग अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। मेल स्पेशली जो है अपने हाइजीन का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा है। सेकेंड इज़ अगर कोई ट्रॉमा हो गया, कभी बचपन में कोई चोट लगी थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो गए हैं, या कोई हेमेटोमा बहुत बड़ा सा बना था जिसकी वजह से आसपास के एरिया में प्रॉब्लम आ गई, ट्रॉमा आप समझते हो, चोट लग गई। तीसरी चीज़ होती है कि नसों में सूजन आना, वेरिकोसील नाम से जाना जाता है, इट इज़ वेरी कॉमन। और जो पेशेंट्स में जिनमें इनफर्टिलिटी होती है उसमें अप टू 20-30% मेल्स में किसी न किसी लेवल का वेरिकोसील मिलता है। तो ये कुछ मेडिकल रीजंस है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी मेल्स में देखने को मिलती है। मैम, इसके लिए कोई सर्जरी है क्या इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए? मेल्स में ना? हाँ। सीमेन एनालिसिस में अगर प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ ऐसी निकल के आती हैं कि हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम सीरियस है, तो फिर हम मेडिकल कॉज पे जाते हैं। फिर हमने मेडिकल कॉजेज में देखा कि वेरिकोसील आया, जो नसों में स्वेलिंग की बात करी, उसमें अगर लेवल ग्रेड 2 और 3 एंड अबव है तो उस केसेस में सर्जरी एडवाइज होती है। और एक दूसरी चीज़ है कि अगर स्पर्म बहुत ही गड़बड़ है, बिल्कुल नील के बराबर हैं, तो उस केस में IVF किया जा सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी किया जा सकता है, और उस दौरान स्पर्म्स को हम जो है इंजेक्शन के थ्रू एस्पिरेट करके टेस्टिस से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर से मेल इनफर्टिलिटी को टू सम एक्सटेंट ट्रीट किया जा सकता है। मैम, ऐसे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? क्या? जो ये सब चीज़ें देखते हैं मेल्स के? हाँ, एंड्रोलॉजिस्ट। मैम, हम फ्रिज में तो रखते हैं एग्स, बट ये एग्स फ्रीजिंग क्या होती है? एग फ्रीजिंग इज़ द नीड ऑफ आवर नाउ, बिकॉज जैसे जैसे हम एम्बिशियस होते जा रहे हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होती जा रही है, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। लेकिन साथ में हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल हो गया है वो ये अपनी डॉटर्स को एक्सप्लेन करना कि समय भले तुम करियर ओरिएंटेड हो जाओ, शादी लेट कर लेना, बेबी प्लान लेट कर लेना, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि आपका जो है एग्स का नंबर आज की डेट में कितना है। इफ़ यू आर अराउंड 25 एंड प्लस
एज और आपकी शादी नहीं हुई है, तब आपको ज़रूर अपना एक सिंपल सा टेस्ट होता है AMH नाम से, एंटी मलेरियन हार्मोन, वो टेस्ट कराना चाहिए। और उसमें अगर ये वैल्यू डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये वैल्यू डाउन साइड में है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी कर लो और बेबी कर लो, लेकिन हाँ इसका मतलब ये ज़रूर है कि अब जो है टाइम वेस्ट ना करो और अपने एग्स को, अब हमारे पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि एग ही फ्रीज करा लो ताकि आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्व हो गई। तो फिर कितने एग्स और कितना सीमेन फ्रीज कराना चाहिए? कहीं 40 साल बाद आप यूज करने जाएं तो वो यूज ही ना हो पाए फिर और कम पड़ जाए हमें। अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एग्स जो हैं वो एक फीमेल के अंदर मल्टीपल नंबर्स में बनते हैं। तो अगर एक साइकिल में अगर किसी लेडी के अंदर अच्छे नंबर ऑफ एग्स हैं और यूजुअली कम एज में अच्छे नंबर ऑफ एग्स रहते हैं, तो हम इंजेक्शंस देते हैं तो अराउंड जो है 10-20 एग्स भी एक साथ फ्रीज किए जा सकते हैं। और सेम होल्स विद मेल्स ऑल्सो। अगर आपका सीमेन पैरामीटर बहुत अच्छा है तो आपके जितना भी सीमेन है, काउंट जितना भी है, मोटिलिटी जैसी भी है, उन सबको एक साथ फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन मेल्स के केस में यूजुअली यही एडवाइस होता है एटलीस्ट 2 या 3 सैंपल फ्रीज करा लीजिए, और फीमेल्स के लिए तो एक साइकिल ही काफ़ी है, बिकॉज एक बार में काफ़ी एग्स फ्रीज किए जा सकते हैं, 20-25 एनी नंबर जो भी एक फीमेल प्रोड्यूस कर रही है एट दैट पॉइंट। So doctor, freezing our eggs will affect our menstrual cycle also? Not at all. Not at all. It is actually, see, जो eggs बनते हैं ना, it is formed in every cycle. तो उससे फर्टिलिटी पे या आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक ऐसी मूवी आई थी मैडम जिसमें वो उसका बच्चा बदल जाता है, आज मैंने फ्रीज करा लिया, फिर कल ऐसा हो गया कि कोई और बच्चा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। वही ना, देखो कितना फर्क पड़ता है। एक मूवी बना देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पता चल जाता है, एक डॉक्टर से कोई कंसल्ट करता ही नहीं है कि वो कितना सही था उस मूवी में जो दिखाया गया था। ठीक है, बट डॉक्टर जनरली ऐसा होता है बच्चे बदल जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। मैनुअल एरर कितने केसेस में हो सकता है? हार्डली 1 या 2%, उससे भी कम में होता है। एक क्वेश्चन मेरा एक और है कि आपने बोला कि बहुत सारे एग्स एक साथ फर्टिलाइज करते हैं आप, IVF के केस में। हाँ, तो उस केस में क्या ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा बच्चे पैदा हो सकते हैं उस टाइम? बिल्कुल हो सकता है। और किसी को एक चाहिए होगा तो प्रेफर करते हैं IVF। और अगर ट्विंस चाहिए हो तो? हाँ, तभी तो लोग इस केसेस में IVF के लिए आते हैं कि हमें ट्विंस ही चाहिए या हमें ट्रिपलेट्स ही चाहिए, इसलिए हम IVF कराना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, मल्टीपल एग्स निकलते हैं तो मल्टीपल एग्स को हम फर्टिलाइज कर सकते हैं, मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एम्ब्रियोज डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ हम मैक्सिमम 2 या अप टू 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम सेलेक्टिवली उतने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज डालेंगे आपके यूट्रस में जितने आपको कंसीव करने हैं। बट ऐसा नहीं है कि 100% हमने अगर 3 डाले हैं तो आप ट्रिपलेट्स ही कंसीव कर लोगे, या 2 डाले हैं तो ट्विंस ही कंसीव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, मोस्टली ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि ऑन ऑर्डर बेबीज होते हैं IVF। या डॉक्टर, मिनिमम कितना स्पर्म काउंट होता है जब IVF आप लोग रिकमेंड करते हैं या फिर IVF के लिए? देखिए 2 प्रोसीजर्स हैं, एक है IUI और एक है IVF। IUI एक प्राइमरी प्रोसीजर है, वेरी क्लोज टू नेचुरल। IUI इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। नेचुरली, इसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि नेचुरली कैसे प्रेगनेंसी होती है। तो नेचुरली क्या होता है, जो फीमेल का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें यूजुअली जो साइकिल 28 to 30 डेज़ का होता है, नॉर्मल साइकिल अगर हम बात करें तो उसमें बीच में यानी मिड साइकिल डे 14-15 में ओव्यूलेशन होता है। उस दौरान हस्बैंड वाइफ को साथ रहने के लिए एडवाइस किया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो एग को मिल जाए जिस समय ओव्यूलेशन हुआ है। और अगर किसी रीज़न से नहीं हो पा रहा है तो एक डॉक्टर आपको IUI एडवाइस करते हैं। IUI मतलब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। उसमें हम आपके हस्बैंड के स्पर्म को बाहर प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करते हैं, अच्छे अच्छे स्पर्म्स को सेलेक्ट करते हैं और यूट्रस में उस टाइम पे इंसेमिनेट करते हैं, डालते हैं जिस टाइम पे ओव्यूलेशन डॉक्यूमेंटेड है। तो हाफ द वर्क हमने कर दिया, बाकी जो है वो सीमेन को खुद करना पड़ता है। तो उसके लिए स्पर्म काउंट अगर कम भी है तो भी काम हो जाता है। जैसे नेचुरली के लिए हम लोग बोलते हैं 30-40 मिलियन से ऊपर हो और मोटिलिटी 60-70% से हाई हो तो नेचुरली होने के चांसेस रहते हैं। और IUI में अगर ये पैरामीटर थोड़ा सा डाउन है, अराउंड 20 से थोड़े कम भी हैं तो चल जाता है। एटलीस्ट 5 मिलियन होने चाहिए IUI के लिए, ठीक है। और उससे भी कम है तो फिर तो IUI भी एडवाइस नहीं किया जाएगा। उस केस में आपको IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एडवाइस किया जाता है, क्योंकि उसमें एक एक एग को एक एक स्पर्म के साथ हम फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो कम एग और कम स्पर्म काउंट में भी हम कंसीव इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला था कि आपकी डाइटरी जो भी कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, और फिर आपने एक चीज़ और बोली थी कि आप एग्स को सालों साल तक फ्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जो डाइट होगी वो ऑब्वियसली हमसे बहुत बेकार होगी। तो डू यू थिंक वी शुड गेट आवर एग्स फ्रीज फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन? नेक्स्ट जनरेशन?
उनके लिए तो उनको उनके खुद के एग्स फ्रीज करने दो ना। तो जेनेटिकली भी तो मैच करना ज़रूरी है ना बेबीज़ को। आप अपने एग्स दूसरे को क्यों डोनेट करना चाह रहे हो? जैसे एक सवाल मेरा है, जैसे अगर मैं 20 इयर्स के लिए फ्रीज़ करवाना चाहता हूँ कोई भी चीज़, तो मुझे 20 साल तक पैसा देना पड़ेगा या वन टाइम इन्वेस्टमेंट? ये फ्रीजिंग वाला पॉइंट लोगों को बहुत क्लिक करा है। तो हाँ, आपको जो है रेन्यूअल चार्जेस देने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में डेफिनेटली खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बट रेन्यूअल चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। डॉक्टर, एक अभी मैंने रिसेंटली आई गॉट एन अल्ट्रासाउंड डन और उसमें मेरे को PCOS डायग्नोज हुआ। एंड जब मैं डॉक्टर के पास गई, अपनी मदर के साथ थी, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसकी शादी करा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो अब मैं अपनी मदर के साथ थी तो मैं पूछ नहीं सकती थी, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या था, और क्या PCOS जैसे मुझे है तो ये इनफर्टिलिटी हो सकती है आगे जाके या नहीं? PCO एक डिजीज़ से ज़्यादा एक सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, इसलिए इसका शादी से डायरेक्टली तो खैर कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप शादी वाले एज में हो तब शादी सोचो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से शादी सोचना है। लेकिन अगर आप शादी वाले एज में हो और आपको PCO है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को प्रेगनेंसी अगर कंसीव करनी है तो कंसल्ट थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। डॉक्टर, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को? अगर आप रेगुलरली ले रहे हो, प्रॉपरली ले रहे हो और फॉर द पर्पस ऑफ बर्थ कंट्रोल ही ले रहे हो, तो फिर जो है वो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। डॉक्टर, ऐसे पिल्स जैसा ये महिलाएं खाती है, पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसा आता है कि? मेंस तो बर्थ भी नहीं दे सकते, बर्थ कंट्रोल बर्थ भी नहीं दे, बर्थ कंट्रोल ही क्यों करना है? जब ओके, आई थिंक सबको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और काफ़ी डॉक्टर आपने काफ़ी मिथ्स को बस्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई थिंक अब सबको इनफर्टिलिटी के बारे में काफ़ी क्लैरिटी है, एंड स्पेशली दैट इट्स नॉट जस्ट अ वुमेन्स कंडीशन। सो थैंक यू।